नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो इसी राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आज जिस खबर की चर्चा हम जनमत में सबसे पहले करने वाले हैं वो इस लिहाज से विशेष हो जाती है कि कांग्रेस की जो चिंताएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति से तो कुछ ऐसी ही खबर आ रही है। मध्य प्रदेश की राजनीति में राज्यसभा चुनाव से पहले बड़ा सियासी बवाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस की एकमात्र राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी इसे सत्य की जीत करार दे रही है, जबकि कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की हत्या और राजनीतिक साजिश करार दिया है। इस फैसले के बाद कांग्रेस राज्यसभा की दौड़ से बाहर हो गई है और पार्टी ने अदालत जाने की घोषणा तक कर दी है। पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब भाजपा ने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई। भाजपा का आरोप था कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने नामांकन पत्र के साथ जमा किए गए शपथ पत्र में भाग्यनगर, जिसे आप हैदराबाद कहते हैं, हैदराबाद की एक अदालत में लंबित मामले की जानकारी नहीं दी। भाजपा नेताओं का कहना था कि उम्मीदवार के लिए सभी लंबित मामलों की जानकारी देना अनिवार्य होता है और जानकारी छिपाना निर्वाचन नियमों का उल्लंघन माना जाता है। भाजपा की शिकायत के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने मामले की जांच शुरू की और मीनाक्षी नटराजन को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया। उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर स्पष्टीकरण देने का अवसर भी दिया गया, लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने उपलब्ध दस्तावेजों और जवाबों की समीक्षा के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि नामांकन पत्र के साथ जमा किए गए फॉर्म 26 में संबंधित मामले का उल्लेख नहीं किया गया। रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा ने अपने आदेश में कहा कि उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र अपूर्ण पाया गया है, क्योंकि उसमें संबंधित न्यायालयीन मामले की जानकारी शामिल ही नहीं की गई। इसी आधार पर उनका नामांकन रद्द कर दिया गया और इस निर्णय के साथ ही कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवारी समाप्त हो गई और पार्टी को बड़ा राजनीतिक झटका लगा। फैसले के बाद कांग्रेस ने भाजपा और निर्वाचन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि नियमों की गलत व्याख्या कर नामांकन रद्द किया गया है। उनका कहना है कि जिस मामले का हवाला दिया जा रहा है उसमें केवल नोटिस जारी हुआ था और वो ऐसी श्रेणी में नहीं आता जिसे नामांकन पत्र में अनिवार्य रूप से घोषित करना जरूरी हो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस फैसले को अदालत में चुनौती देगी और जनता के बीच भी इस मुद्दे को लेकर संघर्ष करती रहेगी। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि भाजपा राजनीतिक लाभ के लिए संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल कर रही है। पार्टी का कहना है कि राज्यसभा चुनाव में संभावित हार के डर से विपक्षी उम्मीदवार को तकनीकी आधार पर बाहर करने की कोशिश की गई है। वहीं भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। भाजपा प्रवक्ता हितेश वाजपेयी ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर ने सभी दस्तावेजों की जांच के बाद फैसला लिया है और इसमें किसी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। उनका कहना है कि यदि जानकारी छिपाई गई तो निर्वाचन अधिकारी का कार्रवाई करना पूरी तरह से नियम सम्मत है। भाजपा ने इसे पारदर्शिता और कानून के पालन की जीत बताया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस घटनाक्रम का असर केवल राज्यसभा चुनाव तक सीमित नहीं रहेगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पहले से ही संगठनात्मक चुनौतियों का सामना कर रही है और ऐसे समय में राज्यसभा उम्मीदवार का नामांकन रद्द होना पार्टी के लिए बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका माना जा रहा है। दूसरी ओर भाजपा इसे कांग्रेस की कार्यशैली और उम्मीदवार चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाने के अवसर के रूप में भी देख रही है। अब सबकी निगाहें अदालत की ओर है। यदि कांग्रेस न्यायिक राहत पाने में सफल होती है तो मामला नया मोड़ ले सकता है, लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में राज्यसभा चुनाव से पहले शुरू हुआ ये विवाद आने वाले दिनों में और अधिक गरमाने वाला है। तो एक तरफ
राज्यसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश से कांग्रेस के लिए जो खबर आई वो अच्छी नहीं रही। कांग्रेस की पेशानी पर बल है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए पश्चिम बंगाल में भी सत्ता गंवाने के बाद टीएमसी की हालत और ममता बनर्जी की हालत उससे भी बदतर होती जा रही है। पश्चिम बंगाल की सत्ता गंवाने के बाद तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के राजनीतिक कदम पर पूरे देश की नजर है। कभी दिल्ली की सत्ता को चुनौती देने वाली ममता आज खुद अपने ही राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि बंगाल चुनाव में करारी हार के बाद उनका दिल्ली दौरा अब सियासी गलियारों में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गया है। दिल्ली दौरे के तीसरे दिन ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से दूसरी बार मुलाकात की। 2 दिनों के भीतर हुई इस दूसरी मुलाकात ने राजनीतिक अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच कोई बड़ा राजनीतिक समझौता होने जा रहा है? क्या टीएमसी का भविष्य कांग्रेस के साथ जुड़ सकता है? और दिलचस्प बात तो यह है कि ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब ममता बनर्जी अपने राजनीतिक जीवन के सबसे बड़े संकट का सामना कर रही है। बंगाल में सत्ता जाने के बाद पार्टी के भीतर असंतोष खुलकर सामने आ चुका है। पहले विधायकों की नाराजगी की खबर आई और अब सांसदों की बगावत ने ममता की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि टीएमसी के कई सांसद पार्टी नेतृत्व से नाराज हैं और नई राजनीतिक राह तलाश रहे हैं। दिल्ली पहुंचते ही ममता बनर्जी ने विपक्षी नेताओं से संपर्क साधना शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इसके बाद इंडी गठबंधन की बैठक में शामिल हुई, जहां उनकी सोनिया गांधी से गर्मजोशी भरी मुलाकात ने सबका ध्यान खींचा। बैठक में दोनों नेताओं का गले मिलना राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा गया। तस्वीरें भी खूब वायरल हुई। ममता बनर्जी 10 जनपद पहुंची तो दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत होती रही। हालांकि आधिकारिक तौर पर मुलाकात के एजेंडे का खुलासा नहीं किया गया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे सामान्य शिष्टाचार भेंट मानने को तैयार बहुत कम लोग नजर आए। इस बीच एक और घटनाक्रम ने ममता की मुश्किलें बढ़ा दी है। सूत्र ये कह रहे हैं कि उनके कोलकाता स्थित आवास पर जांच एजेंसी की टीम पहुंची। हमने वो तस्वीरें भी देखी थी और इसके बाद नोटिस भी चस्पा कर दिया गया। इस घटनाक्रम ने बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी। विपक्ष का आरोप है कि सत्ता जाने के बाद अब कई पुराने मामलों की जांच तेज हो सकती है, जबकि टीएमसी इसे राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश बता रही है। ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी पार्टी को एकजुट रखना है। जिस तृणमूल कांग्रेस को उन्होंने 1998 में कांग्रेस से अलग होकर खड़ा किया था, वही पार्टी आज अंदरूनी संकट से जूझ रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर पार्टी में टूट की आशंकाएं बढ़ती है तो ममता को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत सहयोगी की जरूरत पड़ सकती है। और यही वजह है कि कांग्रेस और टीएमसी के रिश्तों को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। कभी कांग्रेस छोड़कर अलग पार्टी बनाने वाली ममता बनर्जी आज उसी कांग्रेस नेतृत्व से लगातार संपर्क में है। हालांकि कांग्रेस और टीएमसी दोनों ही दल विलय की अटकलों पर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन राजनीतिक पर्यवेक्षक मानते हैं कि मौजूदा परिस्थितियों में दोनों दलों के बीच रणनीतिक सहयोग की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि विलय की चर्चाओं को लेकर कई सवाल भी हैं। यदि वास्तव में ऐसा कोई बड़ा फैसला होता है, बड़ा निर्णय होता है, तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की मौजूदगी को महत्वपूर्ण माना जाता है। सोनिया ममता मुलाकात के दौरान राहुल गांधी अलग संगठनात्मक बैठकों में व्यस्त थे। ऐसे में फिलहाल विलय की अटकलों को राजनीतिक चर्चा से ज्यादा कुछ नहीं माना जा रहा। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी की स्थिति पर तंज कसा है। कहा कि आज ममता बनर्जी उसी स्थिति का सामना कर रही हैं जो कभी कांग्रेस ने बंगाल में झेली है। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस के दरवाजे टीएमसी के कार्यकर्ताओं के लिए खुले हैं। कभी विपक्षी राजनीति का सबसे मजबूत चेहरा मानी जाने वाली ममता बनर्जी आज के दौर में इस स्थिति पर आ चुकी हैं कि उन्हें दिल्ली में सहयोगियों की तलाश करनी पड़ रही है। बंगाल में सत्ता गंवाने के बाद पार्टी में बढ़ती बगावत, सांसदों की नाराजगी, जांच एजेंसियों की सक्रियता और कांग्रेस से बढ़ती नजदीकियां इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में
पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये मुलाकातें सिर्फ राजनीतिक शिष्टाचार हैं या फिर ममता बनर्जी अपने राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कोई नया समीकरण गढ़ रही हैं। आने वाले दिनों में इसका जवाब देश की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। दिल्ली के सियासी गलियारों में इन दिनों एक ही चर्चा है कि क्या तृणमूल कांग्रेस टूट की ओर बढ़ रही है और क्या कभी केंद्र की राजनीति को चुनौती देने वाली ममता बनर्जी अब अपने ही राजनीतिक किले को बचाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। और क्या बंगाल की राजनीति में दीदी युग का अंत शुरू हो चुका है? इन तमाम सवालों ने राष्ट्रीय राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। कभी ऐसा दौर था जब ममता बनर्जी का नाम विपक्षी राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता था। 2019 में कोलकाता में धर्मतल्ला में सीबीआई कार्रवाई के खिलाफ धरने पर बैठी ममता के समर्थन में देश भर के विपक्षी नेता पहुंच रहे थे। चंद्रबाबू नायडू से लेकर तेजस्वी यादव तक और राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक हर कोई उनके साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा था। उस समय ममता बनर्जी सिर्फ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ही नहीं थी, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राष्ट्रीय विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज भी मानी जाती थी। लेकिन राजनीति में वक्त बदलते देर नहीं लगती। आज वही ममता बनर्जी अपने राजनीतिक जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजरती हुई दिखाई दे रही है। हालात ऐसे हैं कि जिन सांसदों और विधायकों को कभी उनके एक इशारे का इंतजार रहता था, वही अब उनकी बैठकों से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में पार्टी नेताओं और जनप्रतिनिधियों की बैठक में बेहद कम उपस्थिति ने भी राजनीतिक गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए। सबसे बड़ी चिंता तृणमूल कांग्रेस के संसदीय दल को लेकर है। चर्चा है कि पार्टी के कई सांसद अलग गुट बनाने की तैयारी में हैं। काकोली घोष ने बाकायदा इसके लिए एक लिस्ट भी तैयार कर दी है। 20 ऐसे सांसद हैं जो अब पार्टी से अलग होकर एनडीए को समर्थन देने की बात कर रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये केवल एक राजनीतिक बगावत नहीं होगी, बल्कि ममता बनर्जी की राजनीतिक पकड़ पर सबसे बड़ा सवाल होगा। बंगाल की राजनीति में जिस पार्टी को ममता ने अपने संघर्ष, आंदोलन और जनाधार के दम पर खड़ा किया, उसी पार्टी के भीतर असंतोष अब खुलकर सामने आता दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी का राजनीतिक सफर संघर्षों से भरा रहा है। 1984 में उन्होंने दिग्गज वामपंथी नेता सोमनाथ चटर्जी को हराकर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान बनाई थी। 1993 का राइटर्स बिल्डिंग आंदोलन और 2006 का सिंगूर आंदोलन उनके राजनीतिक जीवन के टर्निंग पॉइंट साबित हुए। किसानों की जमीन के मुद्दे पर चलाए गए आंदोलन ने उन्हें बंगाल की जनता के बीच जननेता के रूप में भी स्थापित कर दिया और इसी संघर्ष की बदौलत 2011 में उन्होंने 34 साल पुराने वामपंथी शासन को समाप्त कर इतिहास रच दिया। इसके बाद 2016 और 2021 में भी ममता बनर्जी ने लगातार जीत दर्ज कर बंगाल की राजनीति में अपना दबदबा कायम रखा। उस दौर में उन्हें बंगाल की सबसे प्रभावशाली नेता माना जाता था और बीजेपी के लिए भी वो सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन सत्ता का लंबा दौर अक्सर चुनौतियां भी लेकर आता है। तीसरे कार्यकाल में तृणमूल कांग्रेस पर भ्रष्टाचार, कटमनी, सिंडिकेट राज और परिवारवाद के आरोप लगातार लगते रहे। विपक्ष ने अभिषेक बनर्जी की बढ़ती भूमिका को मुद्दा बनाया। पार्टी के भीतर भी असंतोष बढ़ने लगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सत्ता विरोधी लहर और संगठन के भीतर बढ़ती नाराजगी को समय रहते संभाला नहीं जा सका। सबसे बड़ा झटका उस समय लगा जब पार्टी के पारंपरिक वोट बैंक में भी दरार की चर्चाएं शुरू हो गई। मुस्लिम समुदाय को लंबे समय तक तृणमूल कांग्रेस का मजबूत समर्थक माना जाता रहा, लेकिन हाल ही के राजनीतिक घटनाक्रमों ने यह संकेत दे दिया कि पार्टी के भीतर और बाहर दोनों ही जगहों पर असंतोष बढ़ रहा है।
कई वरिष्ठ नेताओं ने भी संगठन की कार्यशैली पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। इधर दिल्ली की राजनीति में भी ममता की स्थिति पहले जैसी नहीं रही। कभी प्रधानमंत्री पद के संभावित चेहरे के तौर पर देखी जाने वाली ममता बनर्जी इंडी गठबंधन के भीतर भी सर्वस्वीकार्य नेता नहीं बन सकी। 2024 के चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस से दूरी बनाकर अकेले चुनाव लड़ने का रास्ता चुना और इससे उनकी राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका सीमित होती चली गई। अब नई चर्चा ये है कि अगर तृणमूल कांग्रेस में बड़ी टूट होती है तो उसका असर केवल बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा, संसद में भी राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। माना जा रहा है कि कुछ बड़े संवैधानिक विधेयकों को लेकर केंद्र सरकार नई संभावनाएं तलाश रही है और ऐसे में क्षेत्रीय दलों की अंदरूनी उठापटक राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर सकती है। कभी विपक्षी एकता की धुरी रही ममता बनर्जी आज ऐसे मोड़ पर खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, जहां सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी नहीं बल्कि उनकी खुद की अपनी पार्टी है। अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाना ही ये ममता बनर्जी के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। बंगाल की राजनीति में उनका संघर्ष, जनाधार और करिश्मा आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ये भी सच है कि जो नेता कभी राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने का दावा किया करती थी, वो आज अपने संगठन को एकजुट रखने की लड़ाई लड़ती हुई नजर आ रही है। राजनीति में अर्श से फर्श तक का सफर अक्सर अचानक नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे बनते हालात उसका कारण बनते हैं। ममता बनर्जी के सामने आज वही चुनौती है। सवाल ये नहीं है कि उन्होंने कितना लंबा सफर तय किया, बल्कि सवाल ये है कि क्या वे एक बार फिर संघर्ष की उसी राजनीति के सहारे वापसी कर पाएंगी जिसने उन्हें बंगाल की दीदी बनाया था, या फिर तृणमूल कांग्रेस का राजनीतिक किला धीरे धीरे बिखरता चला जाएगा। आने वाले महीने इसका जवाब जरूर तय करेंगे। एक तरफ पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के अंदर तनाव है, तो दूसरी तरफ अब देखिए एक और तनाव है, और हालात जो तनावपूर्ण बन रहे हैं वो बन रहे हैं पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में। लंबे समय से राजनीतिक अधिकारों, आर्थिक सुविधाओं और बेहतर प्रशासन की मांग कर रही जनता अब खुलकर सड़कों पर उतर आई है। हाल ही के दिनों में जिस तरह से विरोध प्रदर्शनों का दायरा बढ़ा है, उसने पाकिस्तान सरकार और सुरक्षा प्रतिष्ठान के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। स्थिति इतनी गंभीर बताई जा रही है कि विरोध की गूंज अब पाकिस्तान की सीमाओं से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचने लगी है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर कश्मीरी समुदाय और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करके पीओके की स्थिति पर चिंता जताई। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में असहमति की आवाजों को दबाया जा रहा है, इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इन प्रदर्शनों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मुद्दे को चर्चा में ला दिया। पीओके में मौजूदा आंदोलन का केंद्र जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC को माना जा रहा है। ये संगठन लंबे समय से सस्ती बिजली, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार, आर्थिक सुधार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग उठाता रहा है। हालिया विवाद विधानसभा की 12 आरक्षित सीटों को लेकर और गहरा गया। आंदोलनकारी संगठनों का आरोप है कि इससे स्थानीय लोगों की राजनीतिक हिस्सेदारी कमजोर होगी और बाहरी प्रभाव बढ़ेगा। इन्हीं मुद्दों को लेकर क्षेत्र में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। कई स्थानों पर इंटरनेट सेवाएं बंद किए जाने और सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की खबरें भी सामने आई हैं। आंदोलन से जुड़े संगठनों का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग किया गया। दूसरी ओर पाकिस्तान का आधिकारिक पक्ष कानून व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत पर जोर देता रहा है। हालांकि क्षेत्र में तनाव लगातार बना हुआ है। विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा और हताहतों को लेकर भी कई दावे सामने आए हैं।
विभिन्न संगठनों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शनकारियों और शोक सभाओं में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि स्वतंत्र रूप से इन सभी दावों की पुष्टि नहीं हो सकी है। बावजूद इसके ये स्पष्ट है कि जनता और प्रशासन के बीच अविश्वास की खाई लगातार बढ़ती जा रही है। पीओके में मौजूद असंतोष केवल किसी एक मुद्दे तक सीमित नहीं है। इसके पीछे वर्षों से जमा राजनीतिक असंतोष, आर्थिक चुनौतियां, महंगाई, बिजली संकट, बेरोजगारी और प्रशासनिक उपेक्षा जैसे कई कारण हैं। यही वजह है कि विरोध केवल किसी एक संगठन तक सीमित नहीं दिख रहा, बल्कि समाज के अलग अलग वर्गों से समर्थन प्राप्त कर रहा है। आने वाले चुनावों से पहले यह स्थिति पाकिस्तान सरकार के लिए और चुनौतीपूर्ण हो सकती है। एक तरफ जनता अधिक प्रतिनिधित्व और अधिकारों की मांग कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर विरोध प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए प्रयासों ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में असंतोष का समाधान आमतौर पर संवाद और राजनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से खोजा जाता है। ऐसे में आलोचक सवाल उठा रहे हैं कि क्या केवल प्रशासनिक और सुरक्षा उपायों से इस संकट का समाधान संभव है। लंदन समेत यूरोप के अन्य शहरों में भी हुए प्रदर्शनों ने ये संकेत दे दिया है कि प्रवासी कश्मीरी समुदाय इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की कोशिश कर रहा है। प्रदर्शनकारियों ने संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक मानवाधिकार संगठनों से स्थिति पर नजर रखने और स्वतंत्र जांच की मांग उठाई है। पीओके के हालात को लेकर एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तान सरकार जनता की शिकायतों और मांगों पर गंभीर राजनीतिक संवाद शुरू करेगी या फिर तनाव और बढ़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों का समाधान नहीं निकला तो असंतोष और गहराएगा। फिलहाल इतना तो स्पष्ट है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जनता के एक वर्ग में असंतोष पहले भी मौजूद था, आज भी मौजूद है और वो खुलकर अब अपनी मांगों को सामने रख रहा है। दूसरी ओर प्रशासन व्यवस्था बनाए रखने की बात कर रहा है। ऐसे में आने वाले सप्ताह और महीने ये तय करेंगे कि हालात संवाद की दिशा में बढ़ते हैं या टकराव की ओर। पीओके में जारी घटनाक्रम केवल एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि ये राजनीतिक प्रतिनिधित्व, नागरिक अधिकारों और शासन व्यवस्था से जुड़े व्यापक सवालों को भी सामने ला रहा है। तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हालात लगातार विस्फोटक होते जा रहे हैं। बुनियादी सुविधाओं, राजनीतिक अधिकारों और बेहतर प्रशासन की मांग को लेकर शुरू हुआ जन आंदोलन अब पाकिस्तान सरकार और सुरक्षा प्रतिष्ठान के लिए बड़ी चुनौती बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल ही के दिनों में विरोध प्रदर्शनों, सुरक्षा बलों की कार्रवाई और कथित मानवाधिकार उल्लंघन की खबरों ने न केवल क्षेत्र में तनाव बढ़ाया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहस छेड़ दी है कि आखिर पीओके में बढ़ते संकट का जिम्मेदार कौन है। भारत ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान अपनी विफलताओं और मानवाधिकार उल्लंघनों से ध्यान भटकाने के लिए फर्जी खबरों और दुष्प्रचार का सहारा ले रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पुलिस कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों के हताहत होने की खबरें गंभीर चिंता का विषय है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस पर ध्यान देना चाहिए। पीओके में पिछले कुछ समय से जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है। संगठन सस्ती बिजली, आर्थिक राहत, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग कर रहा है। आंदोलनकारियों का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार और स्थानीय प्रशासन उनकी मांगों को सुनने के बजाय दमन का रास्ता अपना रही है, उन पर गोली बरसवा रही है। स्थिति उस समय और तनावपूर्ण हो गई जब JAAC के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। संगठन पर प्रतिबंध लगाने, कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और इंटरनेट सेवाएं बंद किए जाने के आरोप सामने आए। आंदोलन से जुड़े नेताओं का कहना है कि विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए व्यापक स्तर पर संचार सेवाओं को प्रभावित किया गया, जिससे लोगों के बीच संपर्क और सूचनाओं का आदान प्रदान बाधित हुआ। विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं।
विभिन्न संगठनों और स्थानीय नेताओं का आरोप है कि सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग किया, जिसमें कई लोग मारे गए और बड़ी संख्या में घायल हुए। हालांकि इन दावों की जो तस्वीरें आ रही है उससे अलग अलग सोर्सेस से पुष्टि हो भी रही है, और इसके बावजूद ये तथ्य महत्वपूर्ण है कि क्षेत्र में तनाव और असंतोष लगातार बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व पुलिस महानिदेशक एसपी वैद्य ने भी इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे बेहद गंभीर बताया है। उन्होंने कहा कि यदि निहत्थे लोगों पर बल प्रयोग होता है तो ये चिंताजनक है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस तरह की टिप्पणियों ने भी इस मुद्दे को और चर्चा में ला दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस संकट के लिए जिम्मेदार कौन है? यदि जनता लंबे समय से बिजली, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं और राजनीतिक अधिकारों की मांग कर रही है तो सरकार को इन मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए था। दूसरी ओर पाकिस्तान का पक्ष ये रहा है कि वो कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांति कायम रखने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है या नहीं। लेकिन मौजूदा हालत तो ये संकेत दे रहे हैं कि जिस तरीके से समस्या का समाधान ढूंढने की उम्मीद थी वो आसान नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पर तो जो आवाज बुलंद हो रही है उसके खिलाफ ही दमनकारी एक्शंस लिए जा रहे हैं। अब एक ऐसी खबर की बात करते हैं जो भारत की बढ़ती ताकत को दिखाता है। खबर लद्दाख से आई, जब एक निर्माण परियोजना की सफल तस्वीर हमारे बीच आई। नए भारत के आत्मविश्वास, तकनीकी क्षमता और विकास के संकल्प की ऐतिहासिक कहानी की शुरुआत हो चुकी है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में समुद्र तल से लगभग 11,578 फीट की ऊंचाई पर बनाई जा रही है एक नई कहानी। 13.14 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल का अंतिम ब्रेक थ्रू हो गया है। इसके साथ ही भारत ने उस सपने को साकार करने की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ा दिया है जिसका इंतजार दशकों से कश्मीर और लद्दाख के लाखों लोग कर रहे थे। दरअसल टनल निर्माण में ब्रेक थ्रू वो क्षण होता है जब दोनों दिशाओं से की जा रही खुदाई आपस में मिल जाती है और सुरंग आर पार खुल जाती है। जोजिला टनल में अंतिम 2.5 मीटर की चट्टान को सफलतापूर्वक भेद दिया गया। ये उपलब्धि इसलिए भी विशेष है क्योंकि ये परियोजना दुनिया की सबसे लंबी 2 तरफा सड़क सुरंगों में शामिल है और अत्यंत चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों में बनाई जा रही है। जोजिला दर्रा लंबे समय से लद्दाख की सबसे बड़ी चुनौती रहा है। भारी बर्फबारी और हिमस्खलन के कारण हर वर्ष कई महीनों तक ये मार्ग बंद हो जाता था। इसका सीधा असर आम नागरिकों, व्यापार, पर्यटन और सेना की आवाजाही पर पड़ता था। लेकिन अब तस्वीर बदलने जा रही है। जोजिला टनल के चालू होने के बाद श्रीनगर और लद्दाख के बीच पूरे 365 दिन संपर्क बना रहेगा। ये केवल सड़क नहीं होगी बल्कि देश के एक महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने वाला जीवन मार्ग बनेगी। हालांकि इस परियोजना का महत्व केवल परिवहन तक सीमित नहीं है, यह भारत की सामरिक शक्ति को भी नई मजबूती देने वाली है। लद्दाख ऐसा क्षेत्र है जिसकी सीमाएं चीन और पाकिस्तान जैसे संवेदनशील पड़ोसी देशों से जुड़ी है। ऐसे में सेना के लिए तेज, सुरक्षित और हर मौसम में उपलब्ध संपर्क व्यवस्था बेहद आवश्यक है। जोजिला टनल के माध्यम से सैनिकों, हथियारों, रसद और आवश्यक सैन्य उपकरणों की आपूर्ति पहले से कहीं अधिक तेज और प्रभावी हो सकेगी। यही कारण है कि विशेषज्ञ इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गेम चेंजर परियोजना मान रहे हैं। इस सुरंग से आम लोगों को भी बड़ा लाभ मिलने वाला है। वर्तमान में सोनमर्ग से मीनामर्ग तक का सफर लगभग 2 घंटे का होता है, जो टनल बनने के बाद केवल 30 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। दुर्घटनाओं और हिमस्खलन के जोखिम में भी बड़ी कमी आएगी। पहाड़ों में रहने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं तक पहुंच आसान हो जाएगी। इस परियोजना की एक और खास बात इसकी इंजीनियरिंग क्षमता भी है। दुनिया के सबसे कठिन पर्वतीय क्षेत्रों में इतनी ऊंचाई पर सुरंग बनाना किसी भी देश के लिए आसान नहीं होता है, लेकिन भारत के इंजीनियर्स और तकनीकी विशेषज्ञों ने यह साबित कर दिया है कि अब देश केवल बड़े सपने नहीं देखता बल्कि उन्हें समय से पहले पूरा भी करता है।
राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम के अधिकारियों के अनुसार ये उपलब्धि निर्धारित समय से लगभग 6 महीने पहले हासिल कर ली गई है। ये नए भारत की कार्य संस्कृति और निष्पादन क्षमता का भी प्रमाण है। परियोजना का लगभग 85% कार्य पूरा हो चुका है और वर्ष 2028 तक इसके पूरी तरह से चालू होने की संभावना है। इसके बाद लद्दाख में पर्यटन को नई उड़ान मिलेगी। देश और दुनिया से आने वाले पर्यटकों के लिए यात्रा अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक होगी। स्थानीय व्यापार, होटल उद्योग और रोजगार के अवसरों में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर जोजिला टनल का ब्रेक थ्रू केवल पहाड़ों को चीरने की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन बाधाओं को तोड़ने का प्रतीक है जो वर्षों तक विकास के रास्ते में खड़ी रही है। ये परियोजना ये बताती है कि आधुनिक भारत सीमाओं की सुरक्षा, नागरिकों की सुविधा और राष्ट्रीय विकास को एक साथ आगे बढ़ाने की क्षमता रखता है। आने वाले वर्षों में जब इस सुरंग से लाखों लोग गुजरेंगे, तब ये केवल एक रास्ता नहीं होगी, बल्कि भारत की इच्छा शक्ति, तकनीकी दक्षता और विकास यात्रा की जीवंत पहचान होगी। लद्दाख से लेकर कश्मीर तक और सीमाओं से लेकर देश के विकास तक जोजिला टनल वास्तव में नए भारत के निर्माण की एक ऐतिहासिक उपलब्धि बन चुकी है। लेह में ट्रैफिक जाम की समस्या उससे हल होगी और श्रीनगर और मनाली जाने वाले वाहनों को शहर के अंदर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेह में 2 लेन पेव शोल्डर नॉर्थ बाईपास 200 करोड़ 7.6 करोड़ की मैं घोषणा करता हूं। इसका डीपीआर अंतिम चरण में है और जल्दी उसका भी काम पूरा होगा। 17,000 फीट की ऊंचाई में स्थित खारदुंगला पास जाने वाले के लिए अब लेह शहर में जाना नहीं पड़ेगा। उसके साथ साथ फातुला ट्विन टनल ट्यूब टनल 1200 करोड़ की 2.6 किलोमीटर, इसका टेंडर हो जाएगा और आने वाले 3 महीने में इसका भी काम शुरू हो जाएगा। ये बड़े खुशी के साथ मैं आपको बता रहा हूं, जिससे श्रीनगर तथा कारगिल होकर लेह के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो जाएगी। इस टनल के बनने से 8.5 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। केला पास जो टनल है ये 3500 करोड़ रुपए की है, 8.5 किलोमीटर की। इसकी भी मैं घोषणा कर रहा हूं। इसका डीपीआर भी अंतिम स्थिति में है और मार्च के पहले हम उसको अवार्ड करेंगे। लेह से पेंगोंग झील जाने के लिए पर्यटकों को तथा जिंगराओं से टांगसे के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी इसके कारण हो जाएगी। I can say that I am proud that this project actually you can say 80% of the project is being finished, and then remaining 20% may take 2.5 years to complete for the total submission. But anyhow, breakthrough is a major event for the tunnel, and we are happy that under the system of NATM we could manage for executing these projects. तो दुनिया भारत की ताकत देख रही है और ये आत्मनिर्भर भारत है जो आगे बढ़ रहा है और बढ़ता ही जाएगा। जनमत में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।